आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम फेजेस डिस्कस करेंगे वॉन्ड हीलिंग की, यानी जख्म हमारा हील कैसे होता है उसकी फेजेस। उसकी 3 फेजेस होती हैं। नंबर 1 इन्फ्लामेटरी फेज होती है। ये वॉन्ड जख्म लगने के 3 दिन तक रहती है, अप टू 3 डेज आफ्टर वॉन्ड, यानी जख्म के लगने के 3 दिन तक ये फेज रहती है। सेकेंड फेज इसे बोलते हैं पोलिफरेटिव। हमें पता है जैसे इन्फ्लामेटरी फेज खत्म होगी तो नेक्स्ट हमारी फेज पोलिफरेटिव स्टार्ट होगी। ये 3 डे से लेके 3 डे से स्टार्ट होती है, 3rd डे से स्टार्ट होने के बाद वीक्स तक रहती है, हफ्तों तक रहती है आफ्टर वॉन्ड के बाद। डे 3 से स्टार्ट होके वीक्स तक रहती है और आफ्टर वॉन्ड यानी जख्म के बाद। जो 3rd फेज है उसे बोलते हैं रिमॉडलिंग स्टेज। ये 1 वीक से लेके 6 वीक तक जाती है और अप्रोक्सीमेटली ये मंथ भी से लग सकते हैं आफ्टर जख्म के बाद। अब यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं ये इसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसने यहाँ पे कोई इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इन सेल्स का रोल क्या होता है। देखिए, जख्म लगने के बाद जो प्लेटलेट्स है इन्फ्लामेटरी फेज में उसका बहुत अहम रोल होता है। इसका जो मेन काम होता है वो क्लॉट फॉर्मेशन होता है। क्लॉट फॉर्मेशन क्यों होता है प्लेटलेट्स का काम, ताकि आपका जो ब्लीडिंग है जख्म से वो स्टॉप हो सके, रुक सके। अगर जख्म से ब्लीडिंग स्टॉप होगी तो नेक्स्ट प्रोसीजर डिफरेंट प्रोसीजर होंगे। तो ये प्लेटलेट्स का काम है। और दूसरा देखें, इसकी जो यहाँ पे लिखा इंक्रीज वेसल परमेबिलिटी। वेसल की परमेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो सकती है, ताकि आपके इम्यून सेल्स हैं इस जख्म में एंटर हो सकें, अलाउ इम्यून सेल टू एंटर इन द वॉन्ड। इस वजह से वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। और सेकंड जो इन्फ्लामेटरी फेज है इसमें लिखा हुआ है कौन से सेल आपके सेल यूज होते हैं, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन होती है इनटू टिश्यू। इस चीज का मतलब क्या है, पीछे मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया है, इसमें न्यूट्रोफिल की एक्सट्रावेशन हो रही थी, यानी ल्यूकोसाइट की एक्सट्रावेशन। इस चीज का मतलब क्या है, अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन या इंजरी हुई है तो ब्लड वेसल्स के अंदर न्यूट्रोफिल उस इंजरी तक पहुंचते हैं। उस इंजरी तक पहुंचने को क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल एक्सट्रावेशन। तो बेसिकली न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन होती है टू द टिश्यू, जो टिश्यू डैमेज हुए होते हैं, इनटू द टिश्यूज। और थर्ड हमारे इन्फ्लेमेटरी फेज में वो क्या है, मैक्रोफेजिस है। मैक्रोफेजिस का काम क्या होता है, मैक्रोफेजिस का जो मेन है ये आप इसे क्लीनर भी कह लें। ये जितना भी आपका डेब्रिस बना होता है, जो मैक्रोफेजिस है वो आपका डेब्रिस को क्लियर करता है 2nd डे पे, ताकि जितने भी आपके जो डेड टिश्यूज हुए हैं या बैक्टीरिया हुए हैं उनको ये मैक्रोफेज क्लीन करता है, साफ कर देता है, रिमूव कर देता है उस डेब्रिस को। सेकंड फेज है वो प्रोलिफरेटिव फेज है। ये डे 3 से स्टार्ट होती है, वीक तक जाती है आफ्टर द वॉन्ड लगने के बाद, जख्म के बाद। सबसे पहले इसमें लिखे हुए हैं, इसमें देखें लिखा हुआ है डेपोजिशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, यानी ग्रेनुलेशन टिश्यू की डेपोजिशन होती है। इस चीज का मतलब क्या है, ये बेसिकली न्यू टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, रिच इन ब्लड वेसल। न्यू टिश्यू होती हैं जो उनमें ब्लड वेसल बहुत ज्यादा होती हैं, इस वजह से ग्रेनुलेशन टिश्यू की डेपोजिशन होती है। फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या करवाते हैं, ये बेसिकली आपकी कोलेजन की सिंथेसिस करवाती हैं। लिखा हुआ ना टाइप 3 कोलेजन, जो वीक कोलेजन है, ये बेसिकली न्यू कोलेजन की सिंथेसिस करवाते हैं। ये न्यू कोलेजन क्या करती है, ये बेसिकली ये प्रोवाइड आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और साथ साथ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है बॉन्ड को। अब थर्ड हमारा यहाँ पे एंडोथेलियल सेल है जो प्रोलिफरेटिव फेज में, ये बेसिकली क्या करवाता है, ये एंडोथेलियल सेल आपकी न्यू वेसल की फॉर्मेशन करवा देता है, न्यू वेसल्स, जिसे हम एंजियोजेनेसिस भी बोलते हैं। अब लिखा हुआ क्रेटोकिनो, जो क्रेटिनोसाइट्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, क्रेटिनोसाइट्स आपके यहाँ पे लिखा हुआ एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन। एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन क्यों जरूरी है, ताकि आपकी क्रेटिनोसाइट्स क्या करते हैं, एक स्किन बनाते हैं आपके वॉन्ड के ऊपर, जख्म के ऊपर स्किन बनाते हैं। और क्रेटिनोसाइट बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन करवा रहे होते हैं, यानी एपिथेलियल सेल्स को तादाद को बढ़ा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली स्किन बनाते हैं वॉन्ड के ऊपर, क्रेटिनोसाइट्स। आगे लिखा हुआ है जी आपका डिसॉल्वेशन ऑफ क्लॉट। वो आपको पता है मैक्रोफेज आपके क्लॉट को डिसॉल्व कराते हैं, क्यों, क्योंकि ये डेब्रिस को रिमूव करते हैं, जिसे आप गंदगी भी कह सकते हैं। अब उसने बोला वॉन्ड की कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, जो वॉन्ड की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं ये बेसिकली मायोफाइब्रोब्लास्ट करवा रहे होते हैं। अगर उसने बोला हुआ है कि अगर प्रोलिफरेटिव फेज वॉन्ड हीलिंग की डिले है
तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह हो सकती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी या कॉपर की डेफिशिएंसी। अगर आपका जख्म सही नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? सेकंड फेज पॉलीफेटिव फेज डिले हो रही है, उसमें विटामिन सी और कॉपर की डेफिशिएंसी है। अब लिखा हुआ उसने कि डिलेड सेकंड फेज ऑफ वॉन्ड हीलिंग। अगर सेकंड फेज वॉन्ड हीलिंग की डिले है, उसका मतलब क्या? वहां पे विटामिन सी और कॉपर की डेफिशिएंसी है। अब थर्ड फेज हमारे पास क्या है? उसे बोलते हैं रिमॉडलिंग। ये फर्स्ट वीक से लेकर 6 वीक या मंथ तक स्टार्ट होती है आफ्टर वॉन्ड, जख्म के बाद। इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल इस्तेमाल होते हैं। अब देखें, इस चीज को रिमूव करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टाइप 3 कोलेजन बन रही थी वो रिप्लेस हो जाती है टाइप 1 कोलेजन से। आपको पता है ना टाइप 3 कोलेजन कहां बन रही थी? पॉलीफेटिव फेज में। टाइप 3 बेसिकली एक टेम्पोरेरी कोलेजन होती है, ये रिप्लेस हो जाती है आपकी स्ट्रॉन्ग कोलेजन से, जिसे बोलते हैं टाइप 1। इसकी वजह से क्या होगा? आपके जो टिश्यू की टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। इस चीज का मतलब क्या है? ये ऐसी एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू रेसिस्ट पुलिंग, यानी आपके जो न्यू टिश्यूज बनते हैं आफ्टर जो बॉन्ड के दौरान, वो ज्यादा सख्त बनते हैं। उसको रेसिस्ट पुलिंग के दौरान जैसे पुल करते हैं ना, वो उसको रेजिस्ट करते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कोलेजिनेज एंजाइम। जो कोलेजिनेज एंजाइम है बेसिकली जो टाइप 3 कोलेजन बनी हुई थी उसको ब्रेक डाउन करवा देता है ताकि वो टाइप 1 में चेंज हो सके। तो बेसिकली कोलेजिनेज के लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए जिंक चाहिए होता है तो इसको फंक्शन प्रॉपर करने के लिए। अगर जिंक की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? कोलेजिनेज नहीं बनेगा, जो आपकी टाइप 3 की कोलेजन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। वो ब्रेक नहीं कर पाएगा तो टाइप 1 में चेंज नहीं हो पाएगी स्ट्रॉन्ग कोलेजन में। तो उसने लिखा हुआ है कि अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? बेसिकली आपकी टाइप 3 फेज जो है बॉन्ड हीलिंग की वो स्लो हो जाएगी। अब एमसीक्यूज क्या आता है? एमसीक्यूज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है पॉलीफेटिव फेज को पूछते हैं कि डिले क्यों है? क्योंकि उसमें विटामिन सी और कॉपर की डेफिशिएंसी है। सी से विटामिन सी और सी से ही कॉपर है नमूने की। रिमॉडलिंग क्या है? बेसिकली यार का जिंक की डेफिशिएंसी होती है इसमें, तो ये फेज इस वजह से डिले होती है।